मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से अपनी नई कक्षा लेकर के आज मैं आपको पीडीएफ के द्वारा पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप यहाँ हेडिंग में देख पा रहे हैं, वायु के नासिका के निकलने के आधार पर, वायु के नासिका के निकलने के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए हम देखते हैं। पहला हेडिंग दिया हमारा नासिक्य एवं निर्नुनासिक व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है, नासिक की ध्वनियां कहलाती हैं। मुंह के साथ साथ अगर नाक का भी प्रयोग हो रहा है तो वे ध्वनियां कैसी कहलाएंगे? नासिक की ध्वनियां। ठीक है। अब दूसरा दिया है निर्नुनासिक या मौखिक ध्वनियां। ठीक है, जिनके उच्चारण में नासिका मार्ग बंद रहता है, जिनके उच्चारण में नासिका मार्ग बंद रहता है और वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती है, ऐसी ध्वनियों को निर्नुनासिक या मौखिक ध्वनियां कहते हैं। नासिक्य ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? तो वर्गीय व्यंजन जितने भी हैं उनके पंचम व्यंजन जो हैं, सभी वर्ग के अंतिम वर्ण यानी कि पंचम व्यंजन अंग, य, ड़, न, म, ये हमारे नासिक्य व्यंजन में आते हैं या नासिक्य ध्वनियों में आते हैं। देखिए, एक अनुस्वार होता है और एक चंद्रबिंदी होता है जिसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार तथा अनुनासिक स्वर भी नासिक ध्वनियों के उदाहरण हैं। जिन पे अंक की मात्रा एवं चंद्रबिंदी लगे रहते हैं, वे कैसे ध्वनियां हैं? नासिक की ध्वनियां हैं। ठीक है, देखिए अब हमारा नया हेडिंग है आगत व्यंजन, यानी कि जो कि हमारे देश में नहीं बोले जाते, जो कि हमारे देश में नहीं पैदा हुए हैं, ऐसे व्यंजन जो कि दूसरे देश से आए हैं, ऐसे व्यंजन को आगत व्यंजन कहते हैं। इनका आप पहचान कैसे करेंगे? किसी भी वर्ण के नीचे किसी भी क्या, जैसे क, ख, ज, ग, ज, फ, ये जो है हमारी विदेशी भाषाओं की ध्वनियां हैं। ठीक है, इनका एक एग्जाम्पल, अरे सूत्र हम आपको बताएंगे। वो सूत्र है कागज खफा है, कागज खफा है। इस सूत्र के द्वारा आप देखेंगे कि आपका सभी आगत व्यंजन उसके अंतर्गत आ जाएगा। हिंदी में नव विकसित व्यंजन, अगला हेडिंग है हमारा हिंदी में नव विकसित व्यंजन। ड़, ढ़, न्ह, म्ह, लह। हिंदी के संरचनात्मक विकास का परिणाम यह हुआ कि ड़ और ढ़ क्रमशः ड तथा ढ से विकसित हुए हैं। हिंदी में ड ढ व्यंजन तो शब्द के आरंभ में व्यंजन गुच्छों में ही बोले जाते हैं। ठीक है, फिर न, ल तथा म अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण क्या होते हैं? जिनमें वायु कम निकलती है। ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो न, ल, म अल्प प्राण व्यंजन है। आज इनके महाप्राण रूप न, म्ह तथा ल स्वतंत्र ध्वनियों की भांति विकसित हो गए हैं, जो न, म, ल के स्थान पर प्रयुक्त होकर शब्दों के अर्थ परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो कंठ से कौन से कंठ वर्ण कौन से हैं? वे वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं वे क्या कहलाएंगे? कंठ्य वर्ण। इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अ, आ। ठीक है, ये स्वर हैं।
फिर तालव्य में आपके कौन से स्वर आते हैं? तालव्य वर्ण यानी कि तालव्य स्वर कौन से हैं जो कि तालु से बोले जाते हैं? तालु स्थान कौन सा होता है? मुख के भीतर की छत का पिछला भाग। मुख के भीतर की छत का पिछला भाग जो होता है वो तालु कहलाता है। ठीक है, छोटी बड़ी ये हमारे क्या हैं? तालव्य वर्ण है। मूर्धन्य, मूर्धन्य कौन से हैं? जो कि मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा स्थान कौन सा है? मूर्धा के मुंह के भीतर छत का अगला भाग। मुंह के भीतर छत का अगला भाग जो है वो मूर्धा कहलाता है। ठीक है, री, री ऋषि वाला री जो होता है वो मूर्धा के तहत आता है। अब जो संयुक्त व्यंजन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो संयुक्त व्यंजन है वो दो जगह से बोले जाएंगे। जैसे ए, आप ए और ए देख पा रहे होंगे, इनका पहले संयुक्त कैसे हुए हैं? किसका किसका संयुक्त है? अ से हैं और ई से हैं। तो अ हमारा कंठ से बोला जाता है, ई हमारा तालु से बोला जाता है। तो इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होगा। ठीक है, उसी तरह ओ और औ का क्या होगा? अ प्लस उ से हमारा ओ बना है, तो इसका उ, छोटा उ जो होता है हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, छोटा उ जो होता है हमारा ओष्ठ से बोला जाता है, बड़ा उ ओष्ठ से बोला जाता है। तो अ और उ के मिलने से ओ बन रहा है, तो इसका कंठ प्लस ओष्ठ होगा, तो उससे क्या बन जाएगा? कंठ्योष्ठ्य। ठीक है, आज की क्लास हम इतने पर ही रोकेंगे, और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।